पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यानी कि PYQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिखों को, मराठों को, सिसोदिया राजपूतों को, भारतीय मुसलमानों को? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिसोदिया राजपूतों को पुनः इनको वतन जागीर लौटा दी गई थी। अकबर ने इनको पराजित कर दिया था। सिसोदिया राजपूतों ने अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया, उसके बदले में इनको पुनः वतन जागीर लौटा दी गई थी। किसको? सिसोदिया राजपूतों को। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा वी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। सभी यहाँ पर लिखा है, सही विकल्प चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है केवल ए होगा, बी होगा, दोनों होंगे या दोनों यहाँ पर गलत होंगे। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो घूर्णन गति होती है, एक आपकी परिक्रमण गति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन गति बोलते हैं। ये तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट कहा गया है। जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 का कोण नहीं बनाती है बल्कि 66.5 का कोण बनाती है। कितने का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 33.5 है, इसी कारण ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो चुका है, होगा केवल ए सही है। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? ठीक है, ये दर्शाया गया होगा पीले रंग से। अगर मैं बात करूं पर्वतों की, पर्वत को किस रंग से मानचित्र में दिखाया जाता है? पर्वत को दिखाया जाता है भूरा रंग से। ठीक है, भूरा रंग से दर्शाया जाता है। वहीं पीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? पठारों को। ठीक है, पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है। सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी बेहतरीन किताब आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो कि पेपर 2 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के लिए रहने वाली है। यह किताब दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली किताब है। इस किताब में आप लोगों को सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो भी 2011 से लेकर के 2024 तक। जितने भी बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उन सभी वर्षों के क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। इस किताब में आपको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश मिलेगा और लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपको हिंदी भाषा भी मिल जाएगी। 2850 MCQ क्वेश्चन भी होंगे। 19 पेपर भी इस किताब में आपके शामिल किए गए हैं। इस मीडियम वाले इंग्लिश में यह बुक ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में यह बुक ले सकते हैं और इन बुक्स के साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको बुक्स मिल जाएंगी। इस किताब की लिस्ट आपके सामने है। सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पर इस लिस्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इस किताब में आप लोगों को सभी पार्ट्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। CDP अर्थात बाल विकास, दूसरा भाग सामाजिक अध्ययन का, तीसरा भाग आपका भाषा अंग्रेजी का, चौथा भाग आपका हिंदी भाषा का। ठीक है, और इस किताब में आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन आपको ईयर वाइज सभी वर्षों के इस प्रकार से मिल जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा, जिनका हल रहेगा, वो व्याख्या सहित आपको मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। किताब आपने यहाँ पर अच्छे ढंग से देख ही ली तो यह किताब आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की वेबसाइट से खरीद सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यह किताब लेने पर आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड आप लोग करण 5 को भी यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा छूट लेने के लिए और इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से आप लोग इस किताब को खरीद सकते हो। अमेज़न या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इस किताब को खरीद सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? दान ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास
स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। कौन सा यहाँ पर सही है? अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं कथन वाले, ऐसे क्वेश्चन में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जैसे गलत यहाँ पर आपका डी वाला है, ग्राम पंचायत का जो सचिव सेक्रेटरी होता है ये सरकार के द्वारा चुना जाता है, ना कि सदस्य होता है। ठीक है, चुना हुआ सदस्य नहीं होता बल्कि सरकार के द्वारा चुना जाता है। तो डी यहाँ पर आपका कैसा है दोस्तों? गलत दिया गया है। डी यहाँ पर कैसा दिया गया है? गलत आपका दिया गया है। बाकी तीन आपके राइट हो जाएंगे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पहले ही मैंने बताया, सही है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। ये भी करेक्ट है, दोनों आपके करेक्ट हैं। यहाँ पर 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता से संबंधित भी क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछे गए हैं। राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? ए बी, ए सी, ए सी डी, ए बी सी डी, चारों। तो यहाँ पर आपको धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में सही कथन चुनना है। राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, बिल्कुल संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल संभव है। ठीक है, बिल्कुल संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब संभव है तब हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकता है? ये यहाँ पर गलत कह दिया गया है। बी गलत है। जिन ऑप्शन में बी दिया गया है वो पहले आप काटो उसको। जैसे 4 वाला यहाँ पर कट गया, पहला वाला कट गया। ठीक है, धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। ये डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए सी डी। ए और सी और डी गलत आपका बी वाला था, बी को मैंने आपको बता ही दिया। ए सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खुशबू 19 नगर पालिका में चुनाव मतदान करेगी। 19 क्या है? उसकी आयु है। आयु है खुशबू की 19 वर्ष, वो नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। कमला 54 वर्ष की है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर ए वैध है, बी वैध है, दोनों यहाँ पर वैध हैं या कोई भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा नगर पालिका का चुनाव हो तो उसमें जिनकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है वो मतदान कर सकते हैं। जैसे खुशबू की उम्र यहाँ पर 19 वर्ष है, वो नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी, बिल्कुल कर सकती है, करेक्ट होगा। कमला 54 वर्ष की है परंतु राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए केवल और केवल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर का क्वेश्चन, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम भूमध्य रेखा भी है। चलिए इसको यहाँ पर आप लोग समझ लो क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, ये है आपका ग्लोब। ग्लोब के बीच में जो एक रेखा सीधी खिंची होती है, ये जो डिवाइड करती है ग्लोब को 2 भागों में, ऊपर वाला जो गोला है ये आधा वाला, ये वाला, ये आपका कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं ये जो आपकी रेखा है बीच वाली, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को बराबर भागों में बांटती है। इसका मान कितना होता है?
जीरो इक्वेटर पर स्थित होती है, जीरो अंश या अक्षांश इसका मान होता है। इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है? इसके ऊपर होती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। 23.5 डिग्री ये उत्तर में है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध। उसी प्रकार विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा होती है। इसका भी मान 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये आपकी रेखाएं हैं, और इनके बीच का जो क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो ऊष्मा है सर्वाधिक प्राप्त इसी वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, ये आगे मैं आपको बता दूंगा, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर विषुवत रेखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है 9 नंबर का प्रश्न। कहता है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे या तो आपको सभी चीजें जानकारी में हो, या आप इनमें से गलत कथन चुन लेते हो। अगर गलत आपने यहाँ पर पहचान लिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा वो यहाँ पर जान लो आप। किसी के प्रति पूर्वाग्रही का मतलब होता है उनके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करना या नकारात्मक रूप से देखना। ठीक है, उनकी बेइज्जती करना, अपमान करना, यही सब होता है पूर्वाग्रही। ठीक है, तो नकारात्मक रूप से देखना ये भी तो पूर्वाग्रही हो जाएगा, उनका अनादर करना ये भी तो पूर्वाग्रही हो जाएगा, विरुद्ध भेदभाव करना ये भी तो पूर्वाग्रही हो जाएगा, उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना ये तो सम्मानजनक बात कही गई है, ये पूर्वाग्रही का उदाहरण नहीं है। यानी कि बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जिन जिन में बी लगा हुआ है वो यहाँ से उसको सबसे पहले काटो आप। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प कट जाएगा और चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सी डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए सी डी। ठीक है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब आते हैं आगे 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। यहाँ पर बात करेंगे 10 नंबर के क्वेश्चन की। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं? ये वैसे तो क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटी का यह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। प्रीवियस एग्जाम का यह क्वेश्चन है, केसर सागा ग्रंथ। ठीक है, ये कहाँ का ग्रंथ है? ये तिब्बत का ग्रंथ है, परंतु लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ पर लोग इस पर नाटक खेलते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान और बौद्ध, मुसलमान और बौद्ध। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसलमान और बौद्ध लोग कहाँ पर निवास करते हैं? लद्दाख में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं लोगों की है। केसर सागा ग्रंथ मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर जो ऊन है, ऊन को क्या बोलते हैं? पश्मीना ऊन बोलते हैं। लद्दाख में जो ऊन होती है उसको पश्मीना ऊन के नाम से जानते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में हर बार लगभग पूछा ही जाता है। ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या बताया गया है? यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 अंश पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ठीक है, कितना अंतर होगा? अगर पूर्व में स्थित है, पूर्व का टाइम हमेशा कैसा होता है? आगे होता है, यानी कि प्लस होता है। और वहीं पश्चिम का टाइम कैसा होता है? हमेशा पीछे चलता है, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है। आपको एक कंसेप्ट याद कर लेना है। कौन सा? एक अंश या डिग्री कह लो। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं वो आपको केवल समझना है। ठीक है, एक अंश बराबर होते हैं 4 मिनट। आपके यहाँ पर 20 अंश दिए गए हैं, तो 20 अंश में कितने मिनट हो जाएंगे? ठीक है, 20 अंश में कितने मिनट होंगे? तो 20 में इसका 4 का गुणा आप कर दो, 80 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 80 मिनट यहाँ पर आपके हो जाएंगे। 80 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 80 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और यहाँ पर 20 मिनट आपके बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। कितना? 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन,
नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, बिल्कुल थोपी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं खिलाफत आंदोलन की, इस पर अंग्रेजों ने एक बहुत सख्त संधि थोप दी थी तुर्की के सुल्तानों के ऊपर। ठीक है, और भारत के जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि जो स्थान अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया है उनको पुनः खलीफा को दे दिया जाए, यानी कि खलीफा का नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है नहीं होना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर आपका गलत हो गया, पहला राइट हो गया। यहाँ पर कौन सा राइट हुआ? ए सही है परंतु बी गलत है। मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को पुनः तुर्की वाला राज्य यानी कि ऑटोमन साम्राज्य मिल जाए या नियंत्रण हो जाए। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की। महाजनपदों के राजाओं शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे? कौन से कर के स्रोत थे? महाजनपद के जो राजा थे वो सभी प्रकार से कर वसूला करते थे। फसलों पर भी कर वसूलते थे, शिल्पकारों यानी कि कारीगर लोग थे उनसे भी कर वसूला करते थे, व्यापारियों से भी कर वसूला करते थे, तीर्थ यात्रियों पर यहाँ पर नहीं वसूला करते थे। ये गलत है, तो यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कर के बारे में मैंने एनसीईआरटी को भी लगा के यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर कर फसलों पर भी कर, कारीगरों के ऊपर कर, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजाओं को देनी पड़ती थी। ये नियमित कर था। कैसा था? नियमित कर देना पड़ता था महाजनपद काल के दौरान राजाओं को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश से संबंधित है? किसके? बुद्ध से। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, ये बुद्ध ने कहा है। करेक्ट। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजहों से हैं, ये भी करेक्ट है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। क्या आवश्यक था? आपको बताना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो बुद्ध ने उपदेश दिए, बुद्ध ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, ये पिछले जन्मों के परिणाम है, ये तो राइट है यहाँ पर। और कष्ट और दुख का कारण भी उन्होंने बताया कि हमारी इच्छा हैं और लालसाएं हैं, ये भी राइट है। परंतु बुद्ध ने अपने जो सभी उनके शिष्य थे उनको उपदेश मानना और पालन करना आवश्यक था? बिल्कुल आवश्यक नहीं था। बुद्ध कहते थे मेरा उपदेश मानो या ना मानो, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, बुद्ध का कहना है, कोई पालन करना आवश्यक नहीं था। तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट होंगे। ए भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सी वाला यहाँ पर गलत हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को जनता से बचाता है, निम्नलिखित में से उसकी पहचान करो। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ये है दोस्तों मौलिक अधिकार। लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार के जो मनमाने ढंग से चलाते हैं उसको रोकता है। ठीक है, उसको रोकता है, जनता को बचाता है। यहाँ पर आ चुका है 16 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा आखिर सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ऐसा विकास करो जिनसे जो आने वाली पीढ़ी हैं, भविष्य की जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, उनको भी संसाधन का उपयोग मिल पाए, यानी कि संसाधनों का इस प्रकार उपभोग करो, संसाधनों को बचाए रखो जिनसे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। उसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो नहीं दोस्तों, इनको बचाए रखो, वही है आपका सतत पोषणीय विकास। तो पहला यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरण संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरण संसाधन निश्चित रूप से समाप्त हो सकते हैं सतत पोषणीय विकास के अभाव में। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग सतत पोषणीय विकास को जल्दी से जल्दी खत्म करोगे तो अनवीकरण संसाधन भी उसी के साथ शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभाव में। तो ये भी यहाँ पर सही बात कही गई है।
ए तो यहाँ पर गलत है, दूसरा आपका राइट है। ए गलत किंतु बी सही, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? जो समय रेखा इतिहास के शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, जैसे अकबर पैदा हुआ, ठीक है, अकबर पैदा हुआ और उसके बाद वो डायरेक्ट मर गया, तो इसके बीच का गैप क्या हुआ? अकबर ने कहाँ शासन किया, किसको पराजित किया, अकबर ने कौन कौन से युद्ध किए, ये बीच वाला गैप भी इतिहास हमको बताता है। क्या बताता है? इतिहास हमें ये भी बताता है कि बीच में क्या हुआ। कारण और प्रभाव को दर्शाने के लिए, दो कालखंडों के मध्य संबंध पता लगाने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया? दो कालखंड, जैसे पैदा हुआ और मर गया, इनके बीच का संबंध क्या है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, यानी कि बीच का संबंध पता करने के लिए कालखंड इतिहास में महत्वपूर्ण होती है। कौन सा राइट है आपका? थर्ड वाला यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर आ जाते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने के साथ या और पशुपालन हेतु किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? दोनों आपके राइट हैं। अगर दोस्तों मैं बात आपको बताना चाहूँ, जो मिश्रित कृषि होती है इसमें चारा भी उगाया जाता है, उसी के साथ फसल भी उगाई जाती है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, फसल भी उगाई जाती है, उसी के साथ पशुपालन भी इसमें ही किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब एक से अनेक कृषि कर लो, वही मिश्रित कृषि है। और ये कहाँ पर प्रचलित है? ठीक है, स्थानांतरित कृषि जो है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर भारत में झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग, इसी को बोलते हैं झूमिंग, ठीक है, भारत में झूमिंग बोलते हैं। और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं, इंडोनेशिया में लादांग बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं इसको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, ये बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन विषैले यानी कि खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं जो खतरनाक हों? कपड़ा फैक्ट्री क्या खतरनाक होती है? जहाज तोड़ने के उद्योग खतरनाक होते हैं, कीटनाशक बनाने के उद्योग खतरनाक होते हैं, चाय बागान क्या खतरनाक होते हैं? खतरनाक तो सबसे ज़्यादा जहाज तोड़ने वाले उद्योग होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। कीटनाशक बनाने के उद्योग भी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल बी ज़्यादा यहाँ पर मान होगा, क्योंकि जहाज तोड़ने वाले विषैले खतरनाक के उदाहरण हैं। कीटनाशक भी आपका विषैले में ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बी आपका होगा राइट आंसर। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांशों के बारे में, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 दक्षिण में स्थित है। गलत। 23.5 दक्षिण में कौन स्थित है? मकर रेखा। मकर रेखा की बात कही गई है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नहीं, कर्क नहीं गुजरती है, बल्कि मकर रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये भी गलत, पहला भी गलत। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, करेक्ट। उत्तर ध्रुवीय वृत्त, ये भी गलत। करेक्ट कौन सा है? करेक्ट थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था, क्या मैंने आपको बताया था? ऊपर वाली रेखा ये कर्क है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से, नीचे वाली ये मकर रेखा है, बीच में ये भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न, कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? चूना पत्थर से बने औजार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं हुंसगीपुरा स्थल से, ठीक है। हुंसगीपुरा स्थल से चूना पत्थर से निर्मित जो औजार हैं वो प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा की मैं बात करूं, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है इनाम गांव, ये है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में घोड़ नदी के तट पे, ठीक है, घोड़ नदी के किनारे है इनाम गांव। ब्रह्मगिरी दक्षिणी भारत में है। हुंसगी भी आपके कर्नाटका में है। हुंसगी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 22 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है आपको। क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ पर रोलेक्ट सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन।
तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में की थी, ये इसके साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा। और रही बात रोल एक्ट की, ये तो 1919 में आया था। वहीं दांडी यात्रा 1930 में आई थी। 1921 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। 23 नंबर का प्रश्न, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण चयन कीजिए। मानव निर्मित गतिविधि, सैलों का गिरना, पवन अपर्दन, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। जो समुद्र में तरंगें जो उत्पन्न होती हैं उनका जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसी के द्वारा समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। समुद्र में स्टैक आकृति बनती है, मेहराब भी बनता है, ये तमाम भृगु भी आकृति बनती है। ये समुद्र की स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग समझ लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। मिलान आपको यहाँ पर करना है। ओजोन परत, ओजोन परत किस में पाई जाती है, ये तो समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेशर की जो तरंगें हैं ये बाह्य वायुमंडल में पाई जाती हैं। पतली वायु बहिर्मंडल में पाई जाती है। मौसम वाली घटनाएं किस में होती हैं, ये आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। तो क्षोभ मंडल का मिलान किसके साथ होगा, यहाँ पर होगा मौसम वाली घटनाओं के साथ। वहीं बाह्य वायुमंडल का मिलान किसके साथ होगा, रेडियो प्रेशर के साथ यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा। और ओजोन परत का किसके साथ होगा, समताप मंडल के साथ मिलान हो जाएगा। पतली वायु का मैंने बता ही दिया, बहिर्मंडल के साथ इसका मिलान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, ग्लोब के बारे में आपको सही बताना है। किसके बारे में, ग्लोब के बारे में। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर खिंचे होते हैं, बिल्कुल खिंचे होते हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल झुकी हुई अवस्था में। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है, अंडाकार आकृति में नहीं है, ठीक है, अंडाकार में नहीं है। ये ध्रुवों पर कैसी है, अगर मैं पृथ्वी की ग्लोब की बात करूं, ध्रुवों पर ये चपटी है। ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। और बीच में कैसी है, बीच में दोस्तों ये उभरी हुई है। इसी कारण इसको भू आब के नाम से भी जानते हैं। बीच में उभरी है, ध्रुवों पर चपटी है ग्लोब। ये गलत है, बाकी तीनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, डी को छोड़कर बाकी ये तीन आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं 26 नंबर के प्रश्न की। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन, राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों राज्य का मुखिया होता है, ये तो बात यहाँ पर सही कही गई है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्या दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति। ठीक है, चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये करेक्ट है। ए और सी यहाँ पर करेक्ट होगा। केवल और केवल ए तथा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 27 नंबर के क्वेश्चन की, अभिकथन और कारण वाला। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की, यानी कि इन्होंने मंदिर प्रवेश में पाने के लिए आंदोलन चलाया था 19वीं सदी में, औपनिवेशिक काल में। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। दोनों आपके राइट हैं, सही व्याख्या भी करते हैं, दोनों यहाँ पर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने की। किसने, ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर की है। घासीदास ने किसकी स्थापना की है, घासीदास
को किस लिए याद किया जाता है? सतनामी आंदोलन के लिए। सतनामी आंदोलन के लिए गुरु घासीदास को याद किया जाता है। इन्होंने मध्य भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की थी घासीदास ने, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन भी किया था, गुरु घासीदास ने। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया। हरिदास ठाकुर भी एक प्रकार से ये भी समाज सुधारक की श्रेणी में आते हैं। हरिदास ठाकुर जो कि ये बंगाल से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, वहीं ये मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। और ज्योतिबा फूले ये महाराष्ट्र के हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी महाराष्ट्र के ही हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ ज्योतिबा फूले के बारे में, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ठीक है, अमेरिकी दास प्रथा के बारे में भी उस पुस्तक में बताया गया है, जो कि एग्जाम में पूछी गई है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। बिल्कुल गलत। 1756 में नहीं बल्कि 1856 में पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवाएं जो हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये बात 100% राइट है। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि घटोतरी हुई। जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया। आसानी से तो स्वीकार नहीं किया गया, परंतु उनका अपमान तो बहुत घोर से किया गया था, अस्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? अस्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन गलत है। राइट कौन सा है? सेकेंड वाला राइट है। अब आ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की बात करने के लिए। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ईबी रामास्वामी पेरियार ने। कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईबी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, ईबी रामास्वामी पेरियार ने आत्म सम्मान कह लो या स्वाभिमान आंदोलन कह लो, इनकी स्थापना की थी। इन्होंने दोस्तों क्या बात मैं आपको बताना चाहूँ, भगवत गीता, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई। ठीक है, रामायण हो गई। ठीक है, मनुस्मृति हो गई। इन सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों का आलोचना किसने की? ईबी रामास्वामी पेरियार ने की। कट्टर आलोचक थे। ठीक है, ये कट्टर आलोचक थे, ये भी याद रखना, पूछा गया परीक्षा में है क्वेश्चन, करेक्ट होगा। नारायण गुरु ने क्या किया? इन्होंने एक नारा दे दिया। नारा कौन सा था? नारा कौन सा था दोस्तों, वो आप यहाँ पर जान लो। ठीक है, नारा था मानवता, जाति धर्म और ईश्वर एक है। जाति धर्म ईश्वर एक है। ठीक है, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया। ठीक है ना, तो पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है पेरियार। 31 नंबर का प्रश्न, वंदगाह शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया है? ये बंदगाह जो है ये दिल्ली सल्तनत में उपयोग किया जाता था, जो कि एक फारसी शब्द है। गुलामों या दासों को दिखाने के लिए वंदगाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बात करेंगे 32 नंबर के क्वेश्चन की। पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन की। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। मूवेंदर किसको कहा गया है? चोल चेर पांड्य को। ठीक है, चोल चेर पांड्य को। ये जो हैं ये दक्षिण भारत से रिलेटेड हैं, साउथ इंडिया से ये लोग रिलेटेड हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिएगा।
चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।